वेलकम बैक टू केफ हॉरर स्टोरीज़। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की ये हॉरर स्टोरी हमारे साथ शेयर करने वाले का नाम हारून है। हारून का कहना है कि मेरी ज़िंदगी में जो सबसे भयानक, सबसे तकलीफ़ देह और सबसे नाकाबिल यकीन वाक़या हुआ वो एक औरत थी। नहीं, औरत कहना शायद गलत है, बल्कि वो औरत के रूप में थी। असल में वो इंसान थी ही नहीं। आज भी मैं उसकी आंखें नहीं भूल पाया। वो अजीब सी थी, जैसे उसके अंदर कोई और सांस लेता हो। कोई ऐसा वजूद जिसके वजूद में नफ़रत, इश्क और ग़ुलाम बनाने की ख्वाहिश तीनों एक साथ सुलग रही हों। और सबसे ख़तरनाक बात तो ये थी कि मैं ख़ुद भी नहीं जानता था कि वो मुझसे कब, कैसे और क्यों जुड़ गई। बस इतना याद है कि उस रात अगर मैं वो एक गलत फ़ैसला ना करता तो शायद आज मैं बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा होता। लेकिन उस रात मैंने पहली बार अपनी गाड़ी एक अजनबी रास्ते पर मोड़ी और वहीं से मेरा बर्बाद होना शुरू हुआ। मैं लाहौर में रहता हूँ। मैं कोई आमिल, कोई रूहानी शख्स नहीं हूँ। एक आम सा इंसान, एक आम सी ज़िंदगी। लेकिन सन 2021 की सर्दियों में एक रात को मैंने फ़ैसला लिया जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। उस रात मैं देर से घर जा रहा था। दिसंबर की यह हवा, धुंध हर तरफ फैली हुई। मोटरवे के बजाय मैंने एक शॉर्टकट लिया। उस शॉर्टकट रास्ते का नाम था पुराना चिन्हौट बाईपास वाला रास्ता। वहाँ रोशनी बहुत कम होती थी और मैंने हमेशा सुना था कि लोग उस सड़क पर हादसों का शिकार ज़्यादा होते हैं। लेकिन उस रात कुछ अजीब था। मुझे यूँ लगा कि जैसे मेरी नज़र के किनारों पर कोई चलता हुआ साया है। मैंने पहले नज़रअंदाज किया, लेकिन जब तीसरी बार वही एहसास हुआ तो मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट उठी। मैंने हाथ हीटर पर रखा ताकि ख़ुद को संभाल सकूं कि अचानक मेरी नज़र सामने पड़ी तो सड़क के बीच में एक लड़की खड़ी थी। सफ़ेद शाल में, सर झुका हुआ, पूरा वजूद धुंध में ऐसा गोला हुआ कि जैसे अभी अगले लम्हे गायब हो जाए। मैं पूरी ताकत से ब्रेक मार कर रोका। गाड़ी फिसलते हुए रुकी और मेरा दिल सीने में धड़कने के बजाय चुभने लगा। मैंने अपने आप को झंझोड़ा कि शायद कोई ज़ख्मी होगी, कोई मदद चाहिए होगी। मैं जैसे ही गाड़ी से बाहर उतरा तो धुंध मेरे चेहरे से टकराई और सर्दी मेरे हड्डियों में उतर गई। मैंने उससे पूछा, आप ठीक हैं? मैंने आपको अचानक देखा। वो आहिस्ता आहिस्ता सर उठाने लगी और फिर मेरी रीढ़ की हड्डी में एक लंबा सा कांटा उतर गया, क्योंकि उसकी आंखें इंसान जैसी थी ही नहीं, बल्कि उनमें एक अजीब सी सुर्खी थी, जैसे किसी ने उसके आंखों के अंदर आग रोशन कर रखी हो। लेकिन उस वक्त मुझे ये समझ नहीं आया, क्योंकि उसने अचानक एक इंतहाई आम सी, बेहद नरम आवाज़ में कहा, मुझे घर छोड़ दें, बहुत देर हो गई है। उसकी आवाज़ इतनी सीधी सादी, रोनी सी, कमज़ोर सी थी कि एक लम्हे को मेरे जहन ने वो आंखें बुला दी। मैंने कंफ्यूज होकर उससे दोबारा पूछा, आप यहाँ क्या कर रही थी? वो थोड़ी देर खामोश रही और फिर धीरे से बोली, मेरा इंतज़ार हो रहा है, मगर कोई लेने नहीं आया। इस लम्हे कुछ था जो सही नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों का खौफ, उसकी आवाज़ की कमज़ोरी, सब ने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने कहा, बैठ जाए, मैं छोड़ देता हूँ आपको। वो गाड़ी के पीछे की सीट पर बैठने लगी। लेकिन अजीब बात ये थी कि गाड़ी से बाहर इतनी सर्दी थी कि मेरा सांस धुएं की तरह निकल रहा था। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में आई तो मेरे गाड़ी के अंदर की हवा अचानक गर्म हो गई, ऐसे कि जैसे कोई आग सीने के अंदर जल रही हो। मैंने फ़ौरन रियर व्यू मिरर में देखा तो वो सर झुकाए बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा अजीब तौर पर धुंधला था, ऐसा कि जैसे रोशनी उसके ऊपर ठहर नहीं पा रही हो। फिर मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, आपका नाम क्या है? वो आहिस्ता से मुस्कुराई और उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा नशा था कि जैसे वो मुस्कुराहट इंसान को आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ खींच ले। फिर उसने आहिस्ता से कहा, ईसरा। दोस्तों, इस नाम को सुनते ही मेरे दिल में एक अजीब सा दबाव पड़ा।
जैसे किसी ने मेरे सीने पर हाथ रखकर जोर से दबा दिया हो। मैं एक लम्हे को रुका, फिर मैंने वो सवाल पूछ लिया जो शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए था। मैंने उससे पूछा, आप रहती कहाँ हैं? और वो पहली बार सीधी हुई तो रियर व्यू मिरर में अब उसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होने लगा, और जो चेहरा अब सामने आ रहा था वो इंसान का चेहरा नहीं लग रहा था। फिर वो आहिस्ता, बहुत आहिस्ता से बोली, मैं वहाँ चलती हूँ जहाँ मेरा दिल लग जाए। दोस्तों, उसकी ये बात सुनकर मेरे हाथ बर्फ़ की तरह ठंडे हो गए। हालांकि गाड़ी का हीटर चल रहा था। इस लम्हे मैं पहली बार यकीन से समझ गया था कि मैंने इसे बिठाकर शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब गाड़ी के अंदर अजीब सा सकूत था, ऐसा सकूत जो कानों में सनसनाहट बनकर घुस जाता है। मेरी गाड़ी के शीशे धुंध से भरने लगे थे। हालांकि गाड़ी के अंदर का मौसम हीटर की वजह से गर्म था। इसरा पीछे बैठी थी, मगर यूँ लग रहा था कि जैसे वो हर तरफ मौजूद हो। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, आप कहाँ उतरेंगी? तो उसने कुछ देर खामोश रहकर जवाब दिया, बस सीधे चलते जाएं, रास्ता खुद बता देगा। दोस्तों, उसके अल्फाज आम थे, मगर उनमें एक अनजानी सी गहराई थी कि जैसे वो किसी और ही दुनिया से आ रहे हो। अब मैंने दिल ही दिल में कहा कि शायद ये किसी सदमे में है, कोई हादसा हुआ होगा इसके साथ। मगर फिर अगले ही लम्हे एक ऐसी चीज़ हुई जिसने मेरा पूरा वजूद साकत कर दिया। गाड़ी के अंदर एक खुशबू फैली, ऐसी खुशबू कि जो मैंने ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। वो खुशबू ना फूलों जैसी थी, ना अतर जैसी, बल्कि ऐसी थी कि जैसे बारिश के बाद ज़मीन से उठने वाली भाप, मगर उसमें किसी जली हुई चीज़ की महक मिली हुई हो। मैंने घबराकर शीशा नीचे करने की कोशिश की, लेकिन शीशा हिल तक नहीं रहा था। ईशरा ने पहली बार सर उठाया और कहा, डरने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन उसकी आवाज़ ऐसी थी कि जैसे एक ही वक्त में दो लोग बोल रहे हो, एक नरम, एक निहायत ठंडी और सुनसान। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम से गए। मैंने हिम्मत करके रियर व्यू मिरर देखा तो उसका चेहरा अब धुंधला नहीं था, बल्कि बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा था। लेकिन ये वो चेहरा नहीं था जो चंद मिनट पहले मुझे दिखाई दिया था, क्योंकि अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, बल्कि चमक भी नहीं, ऐसे कि जैसे उसके जिल्द के अंदर आग सा लग रही हो। और अब उसकी आंखों में वो सुर्खी नहीं, बल्कि एक गहरा मध्यम सा सुनहरी रंग था। मैंने फूलती हुई सांसों के साथ उससे पूछा, आप वाकई ठीक हैं क्या? उसने आहिस्ते से मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे सवाल बहुत हैं, मगर जवाब एक है, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। उसकी ये बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में कपकपाहट दौड़ गई। मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि जल्द अज जल्द किसी आबादी तक पहुंच जाऊं। लेकिन चंद ही मिनट बाद एक और खौफनाक बात सामने आई। आगे जाकर रास्ता बदल रहा था। मुझे पूरा यकीन था कि मैं सीधी सड़क पर जा रहा हूँ, लेकिन अब सड़क दोनों तरफ से घने दरख्तों में गुम होती जा रही थी, जैसे मैं किसी ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ इंसान कम और कुछ और ज़्यादा रहता हो। ईसरा ने धीरे से कहा, डर क्यों रहे हो? मैंने लरसती आवाज़ में कहा, ये कैसा रास्ता है? यहाँ तो कभी नहीं आया मैं। वो आहिस्ता से हंसी। दोस्तों, वो हंसी ऐसी थी कि जैसे किसी ने लकड़ी के अंदर से आवाज़ निकाली हो, भारी, थोड़ी करखत, मगर औरत की आवाज़ के साथ मिली हुई। और फिर उसने कहा, मैं तुम्हें वही ले जा रही हूँ जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। ये बात सुनकर मेरे हाथ कँपकँपाने लगे। मैंने फ़ौरन गाड़ी ब्रेक से रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी के ब्रेक काम ही नहीं कर रहे थे। मेरा पूरा जिस्म पसीने में भीग चुका था। मैंने चीख कर कहा, यह तुम क्या कर रही हो? गाड़ी क्यों नहीं रुक रही?
پھر پہلی بار اسرا نے اپنا چہرہ مکمل طور پر اوپر اٹھایا، اور جو میں نے دیکھا، میں نے شاید خواب میں بھی اس طرح کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کی ناک لمبی اور نوکیلی تھی، چہرہ غیر انسانی حد تک ہلکا کھنچا ہوا، اور اس کے ہونٹوں کے کنارے ایسے پھٹے ہوئے جیسے کسی نے ناخنوں سے نوچا ہو۔ مگر وہ چہرہ بھیانک ہونے کے باوجود عجیب حد تک حسین بھی تھا، ایسا حسن جو خوف پیدا کرے اور انسان پھر بھی نظریں ہٹا نہ سکے۔ وہ آگے جھک کر بولی، تم نے مجھے خود ساتھ لیا تھا، اب فیصلہ بھی تمہارا نہیں رہے گا۔ اس کی یہ بات سن کر میری نبض تیز ہو گئی، میرا دل سینے میں دھڑکنے کے بجائے ٹپک محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے آخری ہمت جمع کر کے گاڑی بند کرنے کی کوشش کی، چابی گھمائی تو چابی پھنس گئی۔ اگلے ہی لمحے اسرا نے ہاتھ بڑھایا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں انسانی ہاتھ جیسی نہیں تھی، بلکہ اس کی انگلیاں لمبی، پتلی اور نہایت ہی سرد تھی۔ اس نے آہستہ سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی اس نے میرا کندھا چھوا تو میرا اس سائیڈ والا پورا بازو سن ہو گیا۔ میں نے خوف سے کانپتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو وہ دھیرے سے بولی، میں نے تمہیں چن لیا ہے، اب تم میرے ہو۔ پھر ایک دم بغیر کسی شور کے، بغیر کسی آواز کے گاڑی رک گئی، ایسے جیسے کسی نے پوری طاقت سے اسے روک دیا ہو۔ اور سامنے جہاں میں نے دیکھا تو وہاں اندھیرا نہیں تھا، بلکہ کئی سرخ آنکھیں ایک ساتھ جھاڑیوں میں کھل رہی تھی۔ اسرا آہستہ سے دروازہ کھولنے لگی اور مسکرا کر بولی، وہ منتظر ہے کہ میں تمہیں ان کے سامنے لے جاؤں۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں جس مصیبت میں پھنس گیا ہوں وہ کوئی عام نہیں بلکہ کسی جناتی سلسلے کا حصہ ہے۔ دوستو، گاڑی رکنے کے بعد جیسے پورے ماحول میں ایک عجیب سی گھٹن پھیل گئی۔ ہوا بھی رکی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، درختوں کی ٹہنیاں ہلتی تھی، مگر ہوا چلتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی تھی، جیسے کسی اور طاقت نے سب کچھ تھام رکھا ہو۔ اسرا آہستہ سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر اتر گئی، اور گاڑی کا دروازہ کھلنے کی آواز بھی کچھ عجیب سی تھی، جیسے دھات نہیں بلکہ جیسے کسی جانور کی ہڈی چرچرا رہی ہو۔ میں وہی ساکت بیٹھا تھا، میرے دل کی دھڑکن اتنی زور سے چل رہی تھی کہ سینہ کانپ رہا تھا۔ میرا ہاتھ چابی پر جمع ہوا تھا، مگر بازو مکمل سن تھا۔ اسرا کے چھونے کے بعد جسے خون کی گردش ہی رک گئی تھی اس بازو میں۔ وہ گاڑی کے باہر کھڑی ہو کر میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی، اس کی نظریں اس سمت تھی جہاں جھاڑیوں میں وہ سرخ روشن آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ وہ آنکھیں کبھی بڑی ہوتی تھی تو کبھی چھوٹی، جیسے کوئی سانس لے رہا ہو۔ میں نے ہمت جٹائی اور دھیرے سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، مگر اسرا نے فوراً مڑ کر میری طرف دیکھا۔ وہ نظر ایسی تھی کہ جیسے کسی نے میری روح پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ اس نے نرمی مگر عجیب سختی سے کہا، دروازہ بند مت کرو، تم اب میرے ساتھ ہی رہو گے۔ یہ بات سن کر میرا دل خوف سے حلق میں آ گیا۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، میں انسان ہوں، مجھے جانے دو، میں نے تمہیں نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ آہستہ سے مسکرائی، وہ ایسی مسکراہٹ تھی جو نہ محبت کی تھی نہ نفرت کی، بس ملکیت کی تھی، اور بولی، اسی لیے تو تمہیں چنا ہے، انسان دل سے کمزور ہوتا ہے۔ تبھی اچانک اس کے پیچھے جھاڑیوں میں ہلچل ہوئی، وہ سرخ آنکھیں تھوڑی آگے بڑھی۔ اب وہ آنکھیں صرف آنکھیں نہیں تھیں، بلکہ ان کے آس پاس دھندلی سی صورتیں بھی دکھائی دے رہی تھی، ایسے جیسے کئی قداور سائے سر جھکائے کھڑے ہو۔ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا، یہ کون ہے؟ اسرا نے دھیرے سے کہا، یہ میرا خاندان ہے، میری قوم ہے۔ پھر چند قدم چل کر وہ میرے پاس آئی۔ اس کی موجودگی سے گاڑی کے اندر پھر سے گرم بخارات سی بھرنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آتش دان میرے سینے کے اندر جل اٹھا ہو۔ اس نے دروازہ پوری طرح کھول دیا اور آہستہ سے بولی، باہر آؤ، تمہیں ان سے ملوایا جائے گا۔
मैं गाड़ी के अंदर ही पीछे हटा, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने कदम गाड़ी से बाहर रखूं। मैंने चीखने की कोशिश की, मगर मेरी आवाज़ गले में ही दब गई। पूरी दुनिया जैसे खामोश हो गई थी। इसरा ने एक लम्हे को आंखें बंद की। उसका चेहरा पुरसुकून था, मगर उसके आंखों के गिर्द स्याह धुआं सा घूम रहा था, जैसे कोई अंदर से बाहर आने को मचल रहा हो। फिर उसने हाथ आगे बढ़ाया, एक ऐसा हाथ जो इंसान के हाथ से लंबा, सर्द और अजीब हद तक हल्का था। मैंने खौफ से पीछे सरका। इतने में कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी रूह तक हिला दी। गाड़ी के चारों तरफ मिट्टी हिलने लगी, ऐसे कि जैसे कोई ज़मीन के अंदर चल रहा हो। फिर गाड़ी के पीछे से धीरे धीरे काले साए उठने लगे। वो साए लंबे, बारीक, मुड़े हुए, जिनकी उंगलियां इतनी लंबी थी कि मिट्टी को चीरती हुई निकल रही थी। इसरा के होंठों पर मज़ीद मुस्कुराहट आ गई और वो बोली, ये सब तुम्हारे मुंतज़िर थे। मैंने बागियाना कोशिश में चाबी दोबारा घुमाई तो इस बार चाबी घूम गई, लेकिन गाड़ी ने स्टार्ट होने के बजाय अजीब सी घड़घड़ाहट निकाली। इसरा ने फ़ौरन गाड़ी के दरवाजे पर हाथ मारा। एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि जैसे गाड़ी का दरवाज़ा अंदर की तरफ धंस गया हो, हालांकि उसने हल्का सा हाथ ही रखा था। वो बोली, हारून बाहर आओ, वरना ये सब खुद तुम्हें खींच लेंगे। मैंने आखिरी बार अल्लाह का नाम लेकर ज़ोर से बोला, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसरा की आंखों में पहली बार किसी गुस्से की झलक नजर आई। उसके बाल हवा में नहीं, बल्कि जैसे खुद ब खुद ऊपर की तरफ उठने लगे। उसके चेहरे के नक्श बिगड़ने लगे, आवाज़ भारी होती गई और उसने कहा, तुम्हें जानने का वक्त अब ख़त्म हो गया है, तुम अब मेरे हो चुके हो। फिर हवा में एक अजीब सी चीख गूंजी, जो ना इंसान की थी ना जानवर की। वो चीख सीधी मेरी खोपड़ी में उतरी। फिर गाड़ी एक ज़ोरदार झटके से हिली और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कई हाथ गाड़ी को उठाने की कोशिश कर रहे हो। इसरा ने पीछे मुड़कर उन सायेदार मखलूक़ात को देखा और धीरे से उनसे कहा, सब तैयार हो जाओ, ये अब हमारे दरमियान आने वाला है। उसके अल्फाज मेरे जिस्म से सांस खींच रहे थे। मुझे पहली बार लगा कि शायद मैं वाकई आज की रात ज़िंदा वापस नहीं जा पाऊँगा। मेरी गाड़ी को ऐसे झटके लग रहे थे कि जैसे नीचे से कोई उसे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा हो। मेरे माथे से पसीना बह रहा था, जबकि सर्दी इतनी थी कि सांस धुएं की तरह निकल रही थी। इसरा के चेहरे पर अब एक अजीब सफाक सुकून था, जैसे वो बरसों से इसी लम्हे का इंतज़ार कर रही हो। उसने गाड़ी के दरवाजे पर हाथ रखा और बोली, हारून बाहर आओ, तुम्हें ये सफ़र पूरा करना ही होगा। उसकी आवाज़ में अब वो नरमी नहीं थी, बल्कि उसमें एक ऐसा हुक्म था जिससे इनकार करना मुमकिन ही नहीं लग रहा था। मैंने खौफ से कांपते हुए गर्दन मोड़कर गाड़ी के शीशे से बाहर नज़र दौड़ाई तो बाहर मुकम्मल अंधेरा, दरख्त और उन दरख्तों के पीछे वही सुर्ख आंखों वाले साए। मगर अब कुछ अजीब हुआ। उनमें से एक साया आहिस्ता आहिस्ता आगे आया। वो बहुत लंबा था, जैसे उसका पूरा वजूद धुएं में बना हो, मगर फिर भी धुएं से ज़्यादा ठोस। जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ा तो इसरा ने हाथ ऊपर उठाकर उसे रुकने का इशारा दिया। वो साया फ़ौरन थम गया, बल्कि सिर्फ थमा नहीं, बल्कि जैसे झुक गया। इसरा की आवाज़ एकदम बदल गई और उसने उस बदलती आवाज़ में कहा, ये सिर्फ तुम्हें लेने नहीं आए, इन्हें मेरा फ़ैसला मंजूर नहीं था। मैंने तुम्हें अपना चुना है और ये सब इस पर राज़ी नहीं थे। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था कि जैसे अभी सीना तोड़कर बाहर आ जाएगा। मैंने हिम्मत करके कहा, मुझे क्यों चुना, मैंने क्या किया है? इसरा ने आहिस्ता से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही सुनहरी रोशनी थी, मगर उसमें इस बार गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी कमज़ोरी थी। और उसने कहा, मैं बरसों से इंसानों की दुनिया में आती हूँ। बहुत कम लोग मुझे देख पाते हैं और जो मुझे देख ले वो मुझसे दूर भाग जाते हैं।
मगर तुम रोके थे। तुमने मुझसे सवाल किया, तुमने मुझे इंसान समझकर बात की। मेरे लिए ये बहुत था। उसकी आवाज़ एक लम्हे को टूट सी गई और फिर वो दोबारा से बोली, मैंने सोचा शायद मैं भी किसी इंसान के साथ बंधी रह सकूं, किसी के साथ जुड़ा हुआ महसूस कर सकूं, इसीलिए तुम्हें अपना चुन लिया। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखों में खौफ कम और हैरत ज़्यादा जमा होने लगी। वो एक जिन थी, मगर उसके जज्बात किसी भी इंसान से ज़्यादा गहरे थे। इसी लम्हे एक ज़ोरदार झाग जैसी आवाज़ आई। पीछे वाले साए एकदम इकट्ठे हिलने लगे। इसरा ने पीछे मुड़कर देखा और सख्त लहजे में कहा, तुम सब पीछे रहो, ये मेरा है। लेकिन इस बार वो साए पीछे नहीं हटे, बल्कि वो और ज़्यादा सामने आने लगे, जैसे कह रहे हो कि ये फ़ैसला तुम्हारा अकेले का नहीं है। इसरा के चेहरे पर पहली बार खौफ उभरा। उसके चेहरे पर वो खौफ देखकर मुझे पहली बार समझ आया कि आखिरकार इसमें भी खौफ नाम की कोई चीज़ है, इसको भी डर लगता है। उसके हाथ लरजने लगे, उसकी सांसें भारी होने लगी और उसके इर्द गिर्द एक स्याह धुंध सा इकट्ठा होने लगा। मैंने पहली बार उसके अंदर की कमज़ोरी देख ली। उसके अपने लोग, उसके अपने वजूद की मखलूक उसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ थी। वो आहिस्ता से मेरे करीब आई और धड़कते हुए दिल के साथ बोली, हारून, अगर ये लोग तुम्हें ले गए तो तुम्हारी रूह कभी इंसानों की दुनिया में वापस नहीं आएगी। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। इसरा के पीछे वो तमाम साए तेज़ी से आगे बढ़ने लगे थे। इसरा मेरे करीब झुकी और धीमी आवाज़ में बोली, मुझे तुम्हें बचाना होगा, चाहे इसके बदले मुझे कुछ भी खोना पड़े। अब उसके चेहरे पर एक गहरी पेचीदगी थी। हुस्न, खौफ, मोहब्बत, नफ़रत सब एक साथ मिलकर एक अजीब सी तस्वीर बना रहे थे। फिर अचानक उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसका हाथ अब सर्द नहीं बल्कि अजीब गर्म जलता हुआ, जैसे उसके हाथ से आग मेरे जिस्म में उतर रही हो। मेरी आंखों के आगे सब कुछ धुंधला होने लगा और इसरा की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रही, हारून, अगर मैंने गलती की है तो आज उस गलती की कीमत मुझे अदा करनी होगी। मेरे जिस्म से जान जैसे निकल रही थी। आखिरी लम्हे में मैंने देखा तो इसरा उन सायों के दरमियान खड़ी थी और उसके इर्द गिर्द रोशनी फैलने लगी थी, ऐसी रोशनी जिससे वो साए पीछे सरकने लगे। फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में डूबते वक्त मुझे इतना याद है कि इसरा के इर्द गिर्द रोशनी फैल रही थी, ऐसी रोशनी जो मेरे जिस्म के अंदर तक उतर रही थी, जैसे कोई मुझे खींचकर कहीं से वापस ला रहा हो। फिर अचानक चटाख की आवाज़ आई, जैसे कोई शाख टूटी हो। उस शाख टूटने जैसी आवाज़ के साथ मैं एकदम बेहोश हो गया। फिर मेरी आंख एक झटके से खुली तो मैं गाड़ी में ही बैठा था। गाड़ी बंद थी, चाबी लगी हुई थी और गाड़ी का दरवाज़ा आधा खुला था। सामने सड़क थी, वही आम सड़क, ना कोई साया, ना कोई सुर्ख आंख, ना इसरा, सिर्फ खामोशी थी। मेरा गला खुश्क था और मेरा जिस्म अकड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कई घंटों तक मैं बेहोश रहा हूँ। पहली नज़र में तो अब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। फिर मैं कांपते हुए गाड़ी से बाहर निकला तो बाहर सड़क बिल्कुल खामोश थी। दरख्त हिल रहे थे, मगर अब सब कुछ आम था। वैसा ही अंधेरा, वैसी ही रात, वैसी ही फ़िज़ा। लेकिन इसरा कहीं नहीं थी। मैंने डरते डरते आवाज़ लगाई, इसरा। जवाब में सिर्फ हवा की हल्की सी सरसराहट आई। कोई साया नहीं, कोई सुर्ख आंख नहीं, कोई गैर मामूली घुटन नहीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे जो कुछ हुआ वो एक ख्वाब था। मगर फिर मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी तो रेत के किनारे पर हल्की सी जली हुई मिट्टी और उसके बीचों बीच एक बाल पड़ा था। वो बाल किसी इंसान का नहीं था, बल्कि वो बहुत बारीक चमकीला था और रोशनी पड़ने पर वो बाल रंग भी बदल रहा था। वो बाल देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। उस बाल से मुझे समझ आ चुका था कि ये सब ख्वाब नहीं था, बल्कि ये हकीकत में मेरे साथ हुआ था। मैं फ़ौरन गाड़ी में बैठा और चाबी घुमाई। गाड़ी एकदम स्टार्ट हो गई।
जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। फिर कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद जब मुझे शहर की रोशनी नज़र आई तो मेरी सांस लौटी, लेकिन जैसे ही मैं घर के करीब पहुंचा तो एक खौफनाक एहसास मेरे पीछे खड़ा था कि आखिरकार इसरा कहाँ गई और क्या वो वाकई चली गई है या उसके साथ कुछ और हुआ। घर पहुंचकर मैंने दरवाज़ा बंद किया, सांस सीधी की और सीधा गुस्ल किया। नहाने के बाद जैसे ही आईना साफ़ किया तो मेरा दिल रुक सा गया, क्योंकि आईने पर धुन में कुछ लिखा हुआ था। मैंने गौर किया तो वहाँ लिखा था, मैंने तुम्हें आज़ाद किया लेकिन तुम मुझे याद रहोगे। वो लिखाई देखकर मेरी टांगों से जान निकल गई। दोस्तों, इसरा चली तो गई थी, लेकिन आखिरी लम्हे में उसने अपने ख़ानदान से मुझे छीन कर बचाया था। ये बात हकीकत थी कि उसके अपने साए उसे ख़त्म कर सकते थे, और शायद उस रोशनी ने जो आखिरी बार मैंने देखी उसके वजूद की आखिरी ताकत थी। इसरा ने मुझे आज़ाद कर दिया था, अपनी जान देकर या अपनी ताकत, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक बात आज तक सच है कि उस रात के बाद ना वो साए वापस आए, ना वो सुर्ख आंखें, ना वो घुटन, कुछ भी नहीं। मैं आज भी ज़िंदा हूँ, मगर आज भी जब रात को शीशा धुंधला होता है तो कभी कभी बहुत हल्के से ऐसा लगता है मुझे कि जैसे कोई उंगली उस धुन पर एक दायरा बना रही हो, और उस लम्हे मेरा दिल खुद मुझे कहता है कि इसरा गई नहीं, बस खामोश हो गई है। दोस्तों, मेरे साथ मेरी पूरी ज़िंदगी में यही एक बहुत ख़तरनाक और खौफनाक वाक़या पेश आया था, जो मैंने इस चैनल के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचाया। जी हाँ, तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की हॉरर स्टोरी। आपको हमारी स्टोरीज़ कैसे लगती है कमेंट वाली सेक्शन में लाजमी बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हर रोज़ इसी तरह की नई नई हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए। तो मिलते हैं एक नई आने वाली हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।